मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हम आपसे हिंदुओं के अंदर एक और जो बहुत बड़ी कमजोरी आ चुकी है उसकी चर्चा करेंगे। मित्रों तारिक फतेह, आप सभी लोग उनका नाम जानते होंगे। अब तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन तारिक फतेह ने एक बात कही थी, और वो बात क्या कही थी कि जैसी होती है कौम वैसे होते हैं उसके नेता। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, चाहे वो मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में हो और चाहे वो हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हो। क्योंकि मुसलमान एक कट्टर प्रजाति है, तो उसके नेता भी ज़्यादातर जो होते हैं वो कट्टर ही होते हैं। और चूंकि हिंदू ज़्यादातर जो है वो अवसरवाद में ही लगे रहते हैं, तो वो नेता, तो उनके नेता भी वैसे ही होते हैं लगभग। मित्रों मैं आपका जो ध्यान है वो बीजेपी की जो नई टीम बनी है, जिसके कि कागज वागज सब रिलीज हो चुके हैं, नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, उसकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं। जैसे कि आप देखिए जो बीजेपी का नया आईटी सेल है। देखो आईटी सेल तो क्या है, वो तो कुछ लोग नौकरी करते हैं वहां पे। हमारे जैसे बहुत सारे तमाम लोग थे जो कि बीजेपी के लिए हमेशा दिलो जान से लिखते रहे, पढ़ते रहे, वीडियो बनाते रहे। आज भी हम तो उस रास्ते से शायद अब पीछे हो चुके हैं, लेकिन बहुत से और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि आज भी इस तरह के काम कर रहे हैं, और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग आज भी यूट्यूब पर है, ट्विटर पर है, तमाम जगहों पर है, फेसबुक पर है, तमाम जगहों पर है। हालांकि लोग कम हो चुके हैं, पर अभी भी लोग हैं, क्योंकि वो जानते तो हैं कि हाँ मोदी गलत कर रहे हैं, पर उनको लगता है कि जब तक हमारे व्यूज़ आ रहे हैं तब तक हम बनाते रहें, हम क्यों अपनी बातों से पीछे हटें। क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि जब व्यक्ति किसी यूट्यूब के कारोबार में या उतरा है तो उसके लिए पैसा बहुत अहमियत रखता है, उसके लिए व्यूज़ का बहुत अहम होता है। व्यूज़ नहीं आएंगे तो वो फिर वीडियो नहीं बनाएगा। बहुत से लोग आज भी हैं उनके साथ में। लेकिन मुझे अब पर्सनली ये लगता है कि हमने जिस व्यक्ति पर इतना इन्वेस्टमेंट किया, अपनी भावनाओं का, अपनी ताकत का, अपनी धन मन, क्या कहते हैं उसे, तन मन धन का, अपनी लेखनी का या अपने वाणी का, तो आखिर उससे रिवर्स हिंदुओं को कुछ उतना ठोस जमीन पर मिला नहीं, बल्कि ज़्यादा जो लाभ हुआ वो मुसलमानों को हुआ। तो बात यह है कि अगर आज यहाँ से बैठ के मैं हिंदुत्व का जय घोष करूँ, हिंदुत्व के ऊपर लेख लिखूँ, तो अल्टीमेटली उसका फायदा बीजेपी को होगा, और फिर बीजेपी सत्ता में जाकर काम तो मुसलमानों के ही करेगी सारे, जो मैंने आपको अपने तमाम वीडियो में पीछे बताए। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यही है कि बीजेपी की विश्वसनीयता ही हिंदुत्व के को लेकर के संकट में आ चुकी है। अब आप देखिए, अभी जो बीजेपी की नई सोशल मीडिया की टीम आई है, इस सोशल मीडिया की टीम ने आते ही जो है वो भागना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं, पहले तो आप देखिए अमित मालवीय कैसे हटे। इतने लंबे समय से अमित मालवीय लगातार बीजेपी की सोशल मीडिया टीम को हेड कर रहे थे। और समझने वाली बात क्या है, देखने वाली बात क्या है कि जब तक उनके साथ जो सामान्य वर्ग के लोग थे, लिखने पढ़ने वाले, तब तक तो उनकी दुकान चल रही थी अमित मालवीय की। लेकिन जब यूजीसी आया, उसके बाद जब सामान्य वर्ग के लोगों ने उनके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में लिखना पढ़ना बहुत कम कर दिया, थोड़े बहुत लोग कर रहे, ज़्यादा नहीं, उसके बाद से अमित मालवीय की ऐसी पिटाई हुई है, बीजेपी की सोशल मीडिया टीम की ऐसी पिटाई हुई है। अभी कॉकरोच का जो आंदोलन हुआ, उसमें जो है 16-16 साल की लड़कियों ने मोदी की मां बहन तौल डाली जो है। तो जिस तरह की हालत बीजेपी आईटी सेल की करी गई है, अब हो गई है, कोई बचाव करने वाला नहीं है। तो आईटी सेल के हेड को, अमित मालवीय को, अपना इस्तीफा देना पड़ गया, उनको हटा दिया गया है। अब नया आईटी सेल का हेड जिसको बनाया गया है, उसका इंस्टाग्राम पे अब तक कोई अकाउंट ही नहीं था, जबकि सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग है वो इंस्टाग्राम पे ही आ जाए। इंस्टाग्राम बहुत फेमस है। अब उन्होंने आनंद फानन में अपना अकाउंट बनाया, 2-1 पोस्ट डाली, और उतनी देर में उनके 22,000 फॉलोअर्स भी हो गए। क्योंकि
एक बड़े लीडर हैं तो सब फॉलो कर रहे होंगे उनको, तो वो अलग चीज़ है, वो संगठन एक बड़ा है तो जाहिर सी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे दो नामों की चर्चा करना चाहूँगा जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एक तो अरुण यादव और एक प्रीति गांधी। इन दोनों को भी आईटी सेल में, बीजेपी के आईटी सेल में हेड बनाया गया है, बड़े पद दिए गए हैं। अब इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बीजेपी के अंदर कर दी है। लेकिन इनके साथ में क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही तेजी से अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर उनके जो पुराने ट्वीट्स हैं, उन पुराने ट्वीट्स को उन्होंने बहुत तेजी से डिलीट करना शुरू किया है। पुराने ट्वीट्स को डिलीट मार रहे हैं। और इन दो लोगों ने क्या किया कि अपने पूरे पूरे ट्विटर हैंडल को प्राइवेट कर दिया, यानी उस पर उनके जो उन्होंने पुरानी चीजें लिखी हैं उसको अब कोई और देख नहीं सकता। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया है? ये तो वही है ना कि आप मैदान छोड़कर भाग गए, आप परिस्थितियों को फेस नहीं करना चाहते, आप सामना नहीं करना चाहते। इन्होंने ऐसा क्यों किया, आप जरा सोचिए गंभीरता से। जब भी कोई बीजेपी में नया व्यक्ति नेता बनता है तो क्या करते हैं कि लोग उसके पुराने पुराने ट्वीट्स निकालते हैं, उसके पुराने बयान निकालते हैं, फिर उसको वायरल करते हैं, कहते हैं कि देखो बीजेपी ने कैसे आदमी को चुना है। अब दरअसल प्रीति गांधी हो या अरुण यादव हो, इन लोगों ने नाथूराम गोडसे के समर्थन में पोस्ट लिखे थे। इन लोगों ने जो आरक्षण वगैरह की पद्धतियां हैं उस पर इन्होंने कटाक्ष किए थे। इन लोगों ने रिजर्वेशन पर कटाक्ष किए और भी तमाम, मतलब इन्होंने कट्टर हिंदूवाद जो होता है, आरक्षण की बात तो छोड़ दो, खैर जो कट्टर हिंदूवाद के मुद्दे हैं, नूपुर शर्मा का समर्थन करना और तमाम चीजें, सब इन्होंने किया हुआ था। अब जैसे ही इनको बीजेपी में एक बड़ा पद मिला, वैसे ही इनको चिंता हो गई कि हमारे ही पुराने ट्वीट्स को लेकर के विरोधी हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमको बदनाम करेंगे या वायरल करेंगे, उससे हमको हो सकता है कि बीजेपी पद से हटा दे और हमको हटाकर किसी और को ले आए। इस डर के मारे उन्होंने अपना पूरा ट्विटर हैंडल प्राइवेट कर दिया, अपने ट्वीट्स डिलीट मारने शुरू कर दिए, सफाई अभियान शुरू कर दिया। अब यहीं पर वो तारिक फतेह की बात आपको क्लिक करेगी कि जैसी होती है कौम वैसे होते हैं उसके नेता। अवसरवादी कौम है अधिकांश। अब इनको, जब इनको अपने फॉलोअर बढ़ाने थे, लोकप्रियता हासिल करनी थी, तो ये नाथूराम गोडसे का समर्थन कर रहे थे, नाथूराम गोडसे को भगवान मानते थे। तब नूपुर शर्मा का समर्थन करते, क्योंकि तब इनको जनता का सपोर्ट हासिल करना था। इनको उन वो सारे मुद्दे जो कि जनता के दिल से जुड़े मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर जो इन्होंने कुरान की आयतें कोट की थी, या जो इन्होंने कुरान पर अपनी टिप्पणियां कुछ करी, लिखा पढ़ा, जो भी इन्होंने, क्योंकि उससे इनको फैन फॉलोइंग मिली, क्योंकि वही असली मुद्दे थे। लेकिन जब इनको सत्ता मिल गई, तो सत्ता मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, ये सब इनको पार्टी में पद मिल गया तो इन्होंने क्या किया, अपने सारे पुराने जो अच्छे काम थे उनको, वही इनको लगने के ये बुरे काम हो गए हमसे, उन सारी चीजों को डिलीट मार रहे हैं। अब आप जरा गंभीरता से ध्यान से सोचिए, समझिए कि ये अवसरवादी लोग जो हैं, ये अवसरवादी लोग क्या हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कुछ कर पाएंगे? अब मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मैं फेसबुक पर लगभग 5-6 साल से लिख रहा हूं, बहुत पढ़े जाते हैं मेरे पोस्ट, लाखों लोग पढ़ते हैं। अब आप देखिए कि मैंने वीडियो बनाता हूं, अब तो हमारी व्यूवरशिप बहुत कम हो गई क्योंकि हम रेगुलर बना नहीं पाते, पहले बहुत लोग देखते थे वीडियो हमारे यूट्यूब के। तो अगर मान लो कि बीजेपी मुझे कल को कोई कह दे भाई तुम इस पद पे बैठो, हालांकि ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन अगर कहे कि तुम इस पद पे बैठो, आप ये पद ले लो, तो अगर मैं अपने पुराने सारे लेख फेसबुक के डिलीट मारना शुरू कर दूं, अगर मैं सारे यूट्यूब के पुराने वीडियो डिलीट मारना शुरू कर दूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं अपनी नजरों में गिर गया, कि अवसरवादी हो गया, कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने यही सब बोल के अपनी फॉलोइंग बढ़ाई, यही सब बोल के ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए, और आज जब मुझे कुछ मिल जाए तो मैं उसे डिलीट मार दूं, मैं उससे कन्नी काट लूं, और जो सही बातें हैं उससे कन्नी काट लूं। तो भाई मुझे अपने दिल को सच्चा रखना है, ऐसा कोई पद नहीं चाहिए, ऐसी कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें अपने मन में सच्चाई चाहिए, हमें अवसरवादी नहीं बनना है। ये मैं अपना विचार बता रहा हूं, लेकिन जो सामने वाले लोग हैं जिनको आईटी सेल में हेड बनाया गया है, वो किस तरह के लोग हैं? अवसरवादी लोग हैं,
छुपे रुस्तम है। जब जनता की लोकप्रियता हासिल करनी है तो हिंदुत्व का नारा, और जब सरकार में आके बैठ जाए तो हिंदुत्व से किनारा। ऐसे अवसरवादी लोगों से बीजेपी भरी हुई है, और यही वजह है कि हमारा भी जो मन है वो हम एक टूट चुका है। क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने क्या किया, हिंदुत्व के मुद्दे पर देश को भटका दिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर ये पीछे हट चुके हैं, पूरी तरह पीछे हट चुके हैं। पूरी तरह से ये SC ST OBC अंबेडकरवाद जातिवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से आ चुके हैं। तो अगर आज मैं इनके लिए कुछ लिखूं भी, अगर हिंदुत्व के नाम पर कुछ लिखूं, उसके नाम पर कुछ लिखूं, हम कुछ करें इनके लिए, तो क्या होगा, आगे जाकर के इनको फायदा होगा। ये फायदा लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे ये, उसके बाद फिर ये जिहादियों को फायदा पहुंचाएंगे, उनके लिए स्कीम बनवाएंगे, उनको सब कुछ मिलेगा, हिंदुओं को कुछ, इनके सरकार में ठोस काम नहीं होगा। तो जब इनको ऐसा ही करना है तो फिर इनको हम क्यों जिताएं, हम इनके लिए क्यों बात करें, हम इनके लिए क्यों बोलें? ठीक है, अभी तो योगी आदित्यनाथ तो भी है नहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, जब बनेंगे तब अलग परिस्थिति भी तब देखा जाएगा। फिलहाल मोदी के लिए कुछ करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे कढ़ाई होती है ना, जब गैस जल रही होती है तो उसमें कुछ पूड़ियां निकल जाती हैं, जब गैस बंद हो जाती तब भी कुछ पूड़ियां निकल जाती हैं कढ़ाई के ऊपर से। उसी तरह से वो जो ऊर्जा मिल रही थी बीजेपी को हिंदुत्व से, वो बंद हो चुकी है, वो गैस अब बंद हो चुकी है। अब बीजेपी उस कढ़ाई से कितनी पूड़ियां तल पाती है, कितने राज्यों में और जीत पाती है, वो बात की बात है। लेकिन अब बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं मैं मानता पूरे देश के अंदर, क्योंकि उसने अपनी मूल विचारधारा को छोड़ दिया है। उसने 30-40 सीटों के मोह में आकर के जो 200 सीटें जीती थी हिंदुत्व के नाम पे, उसको उसने छोड़ दिया। अगर बीजेपी अपनी उसी पुरानी आइडियोलॉजी को फॉलो करती जो उसके पास है थी, तो हो सकता है कि वो 240 जो है 260 हो जाते। लेकिन उसने उस 240 को 260 करने की नहीं सोची, बल्कि उसने उन 200 को मिटाने की सोच रही है कि जो हमसे मतलब नहीं है, हमें तो कुछ SC ST लोग वोट दे दें, हम किसी तरह चुनाव जीत जाएं। पर उसके हिंदुत्व पर जो चोट लगी है, जो जातिवाद का नैरेटिव उसने खड़ा किया है, उसको लेकर के उसको जो नुकसान हो रहा है, उस पर वो चिंतन नहीं कर रही है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, जो उसके लिए बहुत बड़ी एक आगे आने वाले समय में चुनौती साबित होने जा रही है। आपके इस पर अपने विचार क्या हैं? अपने विचार इस पर रखिएगा, आगे चर्चा आपसे करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।